और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां छात्रा को बेहोश कर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। नशीला पदार्थ पिलाकर ये बेहोश करता था आरोपी। कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। छात्रा की तबीयत भी बिगड़ गई है। पीड़ित छात्रा एक निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई है। छात्रा के बयान पर आरोपी प्रियांशु सिंह पर केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें आपको कि पटना के कंकरबाग का रहने वाला है आरोपी प्रियांशु। 22 साल की पीड़ित छात्रा गिरिडीह की रहने वाली है। पत्रकार नगर के हॉस्टल में रहकर वो पढ़ाई करती थी और इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? कब से ये पूरा जो आरोपी है उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था, पुलिस की तरफ से क्या जानकारी दी गई? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ महीनों से ये घटना लगातार हो रही थी और 22 साल की ये युवती है, ये झारखंड की रहने वाली बताई जा रही है, गिरिडीह की रहने वाली है जी। और पत्रकार नगर इलाके में ही वह रहती है। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और उसके साथ कई बार इस तरह से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। जो स्टूडेंट है वो यहाँ कंकरबाग इलाका है, जो पत्रकार नगर इलाके के बगल में पड़ता है, वहीं का वो रहने वाला है। और फिलहाल जो जानकारी मिली है, पुलिस ने उसका लोकेशन जो है वो हासिल कर लिया है। लेट नाइट छापेमारी भी की गई है। हालांकि वो फिलहाल एब्सकॉन्ड कर रहा है, फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि जो जानकारी हासिल हुई है उसके आधार पर उसकी जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। एक बड़ी घटना है ये और निश्चित तौर पर पुलिस देखना होगा किस तरीके से कार्रवाई करती है और कब तक आरोपी जो है वो कानून के शिकंजे में आता है। जी, क्या आरोपी के परिवार वालों को इस बात की जानकारी है? जो जानकारी मिली है, आरोपी पटना में अकेले रहता है और जिस तरीके से वो कंकरबाग इलाके में का रहने वाला है, जो पत्रकार नगर के बगल में है, तो वह भी यहाँ पर कमरे लेकर मतलब किराए के मकान में रहता है और उसके साथ उसके कोई परिजन नहीं रहते हैं। तो फिलहाल पुलिस जानकारी हासिल कर रही है। इस आधार पर निश्चित तौर पर उनके परिजनों पर दबाव बनाया जाएगा ताकि उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए। तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कटिहार के अहमदाबाद में नाव हादसे में कई घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक लापता लोगों की कोई जानकारी नहीं मिली है। परिजन और स्थानीय लोगों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। लोग एसडीआरएफ के प्रयास को सिर्फ खाना पूर्ति बता रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि अगर मंत्री या सांसद के घर से जुड़ा ये मामला होता तो क्या डूबे लोगों को खोजने के लिए ऐसे ही तरीके अपनाए जाते? बता दें कि 19 जनवरी को नाव हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और 7 लोग लापता हो गए थे। अपडेट अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। प्रशासन से हमें हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं कि हमारे सारे परिवार को सही जैसे भी हो वो हमें खोज के दे, जिस स्थिति में भी हो हमें वो बरामद करा दे, जिससे मैं इस प्रशासन के लिए आभारी व्यक्त करूंगा। मैं बार बार प्रशासन से यही विनती करना चाह रहा हूँ कि मेरे परिवार को जैसे भी हो मुझे बरामद करवा दे। कितना देर हो चुका है? 3 दिन हो चुका है सर, अभी तक 50-60 घंटे हो चुके हैं। हमारे परिवार को प्रशासन के थ्रू से हमें अभी कोई तक सही से अपडेट नहीं दिया जा रहा है। पानी इतना ठंड है कि जो गोताखोर है उतारने में उसको काफी कठिनाई होती है। वो भी एक इंसान है, वो डर से उतार नहीं पा रहे हैं और मोटर बोट जाते हैं, वापस लौट के आ जाते हैं, खाली हाथ लौट के आ जाते हैं। आज परिवार के लोग तीसरा दिन में भी डटे हुए हैं, 24 घंटा यहाँ पहरे दे रहे हैं। इतना कड़के की ठंडी में सब अपना बाल बच्चा को छोड़ करके, कोई भाई, कोई चचा, कोई दादा यहाँ आके डटे हुए हैं। और मेरा कहना है कि आज अगर किसी मंत्री का डूबने से मौत हो जाता है, किसी सांसद का डूबने से मौत हो जाता है, किसी विधायक का डूबने से मौत हो जाता है, तो हमको लगता है कि सरकार, बिहार सरकार जो है, यहाँ जितना उनके पास जंत्र था टोटल जंत्र इस नदी में उतार देते हैं। सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन आज 60 घंटा बीत गया, अभी तक किसी प्रकार का कोई खोजबीन होकर के ये जो कोई लाश बरामद हुआ तो नहीं हुआ। जैसा कि आप अवगत हैं गंगा का, क्योंकि चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होता है और जहाँ पे दुर्घटना हुई है वहाँ पे पानी भी काफ़ी ज़्यादा है। पहले दिन से ही एसडीआरएफ का टीम लगातार लगा हुआ है। कल भागलपुर से गोताखोर का स्पेशल टीम भी वहाँ पे आया है, वो भी प्रयास उसमें लगातार कर रहा है। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और आसपास के जिला से भी हम लोग समन्वय किए हैं। जहाँ कहीं भी किसी प्रकार का सूचना हमको मिलेगा हम लोग निश्चित रूप से इसमें लगातार प्रयासरत रहेंगे। और इसी बीच कटिहार से बड़ी खबर आ रही है, जहां अहमदाबाद में
हुए नाव हादसे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि गैर लाइसेंसी नाव परिचालन के कारण यह हादसा हुआ था। छोटी नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। नाव में एक ही परिवार के 14 लोग सवार थे। नाव की पंखी टूट जाने के कारण यह हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोगों का इलाज जारी है और कई लोग अभी भी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। तो कटिहार से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जिसे लेकर के एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। हालांकि बताया जा रहा है कि 3 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है और इसका कारण भी अब बताया गया। अधिकारी ने बताया है कि गैर लाइसेंसी नाव परिचालन के कारण यह हादसा हुआ है। छोटी नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, 14 लोग सवार थे, जिस वजह से यह हादसा हुआ। जहाँ पर निबंधित नाव नहीं था और न ही वो विभागीय स्तर पर वो घाट हम लोग का ये निबंधित है, घाट भी हम लोग का नहीं था। तो गैर लाइसेंसी घाट से ये लोग गाड़ी पकड़े और गाड़ी पकड़ करके इन लोग को जल्दबाजी जाना था वहाँ पर। तो ये लोग विरोध तो किए ये लोग, लेकिन पूर्णतः विरोध नहीं किए कि भाई इतने पैसेंजर हम लोग लोड नहीं लेंगे, नहीं सवार होंगे। तो उसका प्रोपेलर जो था या पंखी जिसको कहते हैं वो उसका खुल गया। नतीजा हो गया कुछ पानी आने लगा। नाविक ने तो प्रयास किया पानी उड़ीसने का, इसी बीच में चूँकि हवा का प्रकोप ज़्यादा था, छोटी नाव थी डेंगी जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो पानी ऊपर मतलब जो है दाब गया। 7 लोग लापता हैं, 3 लोग का लाश मिल गया है, 4 आदमी मतलब जो है बचे हैं जो रिश्तेदार के परिवार थे, और 4 को जो नाविक के परिवार थे वो भी संभवतः बच गए। मोतिहारी में परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूरे परिवार ने बेटी की हत्या कर दी। बेटी का गुनाह बस इतना था कि वो गांव के ही एक युवक से प्यार कर बैठी थी, लेकिन इसी प्यार ने उसकी जान ले ली। मोतिहारी में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कल्याणपुर सिसवा खरार गांव में 15 साल की अमीशा की माता पिता और चाचा और भाई ने मिलकर प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी। परिवार के लोगों ने अमीशा कुमारी को जमकर पीटा, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल अमीशा का गांव के ही युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन ये उसके परिवार को नागवार गुजरा। पहले परिवार के लोगों ने अमीशा को समझाया, लेकिन जब अमीशा नहीं मानी और गांव के लोगों ने ताना देना शुरू किया तो परिवार वालों ने अमीशा को रास्ते से हटा देना ही मुनासिब समझा। जब लड़की के शव को सुनसान इलाके में जलाने की कोशिश हो रही थी, तभी पुलिस ने छापेमारी की और शव को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही अमीशा के पिता गणेश सहनी, चाचा चतुर सहनी और बेटे गुड्डू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। कि ग्राम सिसवा खरार के गणेश सहनी द्वारा अपनी 15 वर्षीय पुत्री अमीशा कुमारी की हत्या अपनी पत्नी कांति देवी, पुत्र गुड्डू कुमार, भाई चतुरी सहनी के साथ मिलकर कर दिया गया है तथा उसका शव को छुपाने के लिए सरेह की ओर गए हैं। सिसवा सरेह से मृतका अमीशा कुमारी का शव बरामद किया गया एवं मौके से 3 अभियुक्त गणेश सहनी, उसका भाई चतुरी सहनी और लड़का गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी में हॉरर किलिंग की इस हैरान करने वाली वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। अमीशा की हत्या से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर हम किस बेरहम समाज में जी रहे हैं, जहां प्यार करने की सजा मौत होती है। परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के नाम पर पूरे परिवार के इस खौफनाक कदम से हर कोई सन्न है। प्रेम और परिवार के बीच खड़ी दीवार ने एक बेटी की जान ले ली है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में शव जलाने को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। शमशान घाट पर चिता पर शव पड़ा था और लोग हंगामा करते रहे। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के मधौल जगदीशपुर गांव की,
जहां शव चिता पर जलाने के लिए रखा है, लेकिन शव जलाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। शव जलाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल दो अलग अलग पंचायत के लोगों के बीच शव जलाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रखंड के अधिकारियों ने मामला को संभाला। दोनों पक्षों को समझाने के बाद मामला शांत हुआ। मधौल ग्रामवासियों का कहना था कि हम लोग पूर्व से बॉडी को जलाते आ रहे हैं और इसी बीच मधौल में एक ग्रामीण का मृत्यु हुई, तो यहाँ दाह संस्कार करने को लेकर दो समाज में दो ग्रामीणों में कोई विवाद चल रहा था। पूरा विवाद जमहरुआ पंचायत स्थित जगदीशपुर शमशान भूमि में लाश जलाने का है, जहां कई दशकों से अमरख पंचायत और जमरुआ पंचायत के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार करते आए हैं, लेकिन हाल ही में उस जमीन पर सरकार ने स्कूल का निर्माण कराने का आदेश जारी किया है। जिस जगह पर शव जलता है उस पर स्कूल और खेल का मैदान बनना है। अब अमरख पंचायत के एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराने के लिए शमशान घाट लाया गया, लेकिन जमरुआ पंचायत के लोगों ने इसका भारी विरोध किया। दो वोटों के बीच जो है हमारे जमरुआ पंचायत के लोग और अमरख पंचायत के लोगों में विवाद चल रहा है। वो लोग का कहना है कि शमशान है, लेकिन बिहार सरकार जमीन है। हम लोग के यहाँ आज से नहीं, पूर्वजों के तहत ये यहाँ पर शमशान घाट में लाश जलाया जाता है और यहाँ पर जो है सो सीओ साहब द्वारा जो है सो ST/SC 10+2 कॉलेज और हॉस्टल प्लस खेल मैदान का आवंटित कर दिए, बनाने के लिए आदेश दे दिए। विवाद के बाद शव को शमशान घाट के किनारे जला तो दिया गया, लेकिन शमशान की जमीन पर स्कूल और खेल मैदान बनाने के आदेश से कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब खबर जहानाबाद से है, जहां के परसबैगहा थाना क्षेत्र में 18 साल के युवक को कुछ लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए युवक को भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि आपसी विवाद में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 4 से 5 दोस्त साथ में बैठकर बात कर रहे थे, तभी विवाद हो गया और युवक पर गोली चला दी गई, जिसमें वो घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन में जुटी है। तो शेखपुरा में अवैध खनन को लेकर के जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। सभी खनन पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी और खनन की पूरी प्रक्रिया की निगरानी प्रशासन की टीम करेगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा की अर्थव्यवस्था में पहाड़ों का महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। कहा जाता है कि पहाड़ से जो राशि होती है उसी से शेखपुरा जिला का अर्थव्यवस्था भी काफ़ी मायने में बहुत काम करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ उद्योग में लगे कंपनियां द्वारा अवैध उत्खनन की जो शिकायतें मिल रही है, इस पर जिला प्रशासन इसे गंभीरता से लिया है और डीएम ने इसे संज्ञान लेते हुए कहा है कि जितना भी जिला मुख्यालय से निकासी का पॉइंट है, चेक पॉइंट है या चेक पोस्ट जिसको कहेंगे, वहाँ बैठाया जाएगा। सीसीटीवी जितना भी पहाड़ का उत्खनन 7 जगहों पर पहाड़ का उत्खनन हो रहा है, 7 भूखंडों में, वहाँ के निकासी पॉइंट पर सीसीटीवी लगाया जाएगा। राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से यहाँ पे जो भी एग्जिट पॉइंट है हमारे, जितने भी हमारे खनन हैं, तो वहाँ पे हम लोग हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा रहे हैं, PTZ कैमरा लगा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने गेंट्री का भी विभाग के स्तर से डायरेक्शन है, उसका भी हम लोग टेंडर कर चुके हैं और साथ साथ जो है हम लोग चेक पोस्ट भी बना रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं ताकि अवैध खनन पे अंकुश लग सके। जो भी अवैध तरीके से कोई निकासी नहीं होगी, सारा का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा। इसके लिए हिदायत डीएम ने खनन विभाग को दिया है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो अवैध उत्खनन की शिकायतें मिल रही थी, इस पर काबू लगेगा और जो सरकार राजस्व हानि हो रही थी उसमें भी रुकावट आएगा। ये जिला प्रशासन का एक सकारात्मक पहल होगा जिला के लिए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और इसी बीच धनबाद से भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां 6 अंतरराज्यीय साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रतिबिंब ऐप की मदद से पुलिस ने साइबर अपराधियों को दबोचा है। बैंक मोड़ थाना के जोड़ा फाटक के
नंदलोक अपार्टमेंट के कमरा नंबर 303 में रहकर ऑनलाइन लोन दिलाने के नाम पर ये लोग ठगी कर रहे थे। आपको बता दें कि 3 तमिलनाडु, 1 महाराष्ट्र के अपराधी हैं। 12 मोबाइल, कई सिम कार्ड और डायरी जब्त किए गए हैं। अपार्टमेंट है, क्या नाम है इसका? देखिए वहाँ देखिए ना, नंदलोक। 6 लोग हैं। कैसे सूचना मिली थी सर? अब वो 12 लोग पकड़ाए सर। अभी 6 लोग पकड़ाए हैं, अभी जांच करेंगे तब बोलेंगे। तमिलनाडु तरफ का रहने वाला। सर भोजपुर जिले में जाम की समस्या आम हो गई है। कोइलवर में बालू लदे ट्रकों के कारण लगने वाले जाम के कारण पटना जाने में आरा के लोगों को 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। महीने से लगे जाम से आम आदमी काफी ज्यादा परेशान है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार। पिछले 24 घंटे से लगा यह भोजपुर जिले के प्रवेश द्वार कोइलवर की ये सड़क है और ये जो भीषण जाम लगा हुआ है वो सरकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई दिनों से ये जो बालू लदे ट्रक हैं वो खड़े पड़े हैं और भीषण जाम के कारण आम से लेकर खास तक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 3 लेन में इस पुल पर, कोइलवर का ये नया 6 लेन पुल है और 3 लेन में बालू लदी ट्रकें खड़ी हैं, वो उनके पहिए हिलने के नाम नहीं ले रहे हैं। वही प्रशासन लगातार जाम छुड़ाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये भीषण जाम छूटने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रक चालकों ने बताया कि वो पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुके हैं और वो जाम में फंसे हुए हैं, जिसके कारण उनके सामने काफी कठिनाई हो रही है। चाहे वो खाने पीने की बात हो या फिर कोई अन्य बात हो, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रक चालकों से रात में जो छिनतई करने वाले अपराधी हैं वो उनके मोबाइल पैसे छीन लेते हैं और उनके साथ मारपीट भी करते हैं, फिर भी प्रशासन के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और इस जाम के कारण एक तरह से कहे तो लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरा से पटना जाने में जो 1 घंटे का समय लगता था वो इस जाम के कारण 7 से 8 घंटे का समय लग रहा है और लोग पटना पहुंच रहे हैं। जाम के कारण सभी लोग खासे परेशान हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये लगा हुआ भीषण जाम कब तक छूट पाता है, कब तक हट पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चंदन कुमार, न्यूज 18, कोइलवर, भोजपुर। झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। पूजा सिंघल का निलंबन रद्द हुआ है। बीते दिसंबर महीने में ईडी की रांची की विशेष अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपए के निजी मुचकले पर जमानत दी थी और अब उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। पूजा सिंघल झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। उन पर मनरेगा घोटाले में शामिल होने का आरोप है। ईडी ने 6 मई 2022 को उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। पूजा सिंघल के आवास के साथ ईडी ने पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के घर पर भी दबिश दी थी। सुमन के घर से करीब 19 करोड़ रुपए मिले थे, जिसके बाद ईडी की टीम ने सुमन को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पूजा सिंघल से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था। 11 मई 2022 को पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। निलंबन से पहले पूजा सिंघल उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार संभाल रही थी और 7 दिसंबर 2024 को रांची के पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। जेल से रिहाई के बाद उनके निलंबन को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और अब उनका निलंबन रद्द कर दिया गया है। वरीय आईएएस पूजा सिंघल का निलंबन अब खत्म हो चुका है और अब वो कार्मिक विभाग में अपना योगदान देंगी। इसे लेकर बकायदा विभाग के द्वारा जो अधिसूचना है वो जारी की गई है। बता दें कि पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले से संबंधित आरोप के मद्देनजर ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई थी और वर्ष 2022 में 6 मई को पूजा सिंघल उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी में पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार के आवास से 19 करोड़ की रकम जो है वो बरामद हुई थी और इस मामले में सुमन कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद पूजा सिंघल से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही वो लगातार जेल में रही और 7 दिसंबर 2024 को वो
जमानत पर बाहर आए, जिसके बाद अब विभाग ने उनका सस्पेंशन वापस लिया है। तो कहा जा सकता है पूजा सिंघल अब थोड़ी राहत की सांस ले सकती हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अब खबर जमशेदपुर से है, जहां वंदे ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट ऋतिका तिर्की को 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। ऋतिका तिर्की को राष्ट्रपति भवन से 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम रिसेप्शन में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र मिला है। ऋतिका टाटानगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस में असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर काम करती हैं। ऋतिका तिर्की से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। एक्सप्रेस की सबसे पहली आदिवासी महिला पायलट झारखंड की बेटी ऋतिका तिर्की बनी थी और उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिल्ली आने का न्योता मिला है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि इसी वंदे भारत को वो चलाती है और पहली ट्राइबल महिला झारखंड की बहरागोड़ा की है। वो इस पायलट यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस की है और देखिए किस तरह हम सीधे तौर पर इनको यही टाटा से पटना जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये ऋतिका जी है चलाती है। सबसे पहले तो हम ऋतिका जी से बात करने का प्रयास करेंगे कि पहले तो न्यूज़ 18 की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पहली आप ट्राइबल महिला जो है जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाती है। वहीं दूसरी बात बता दूं कि पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति भी बनी है, उन्हीं की तरफ से आपको न्योता मिला है जी। तो इसके लिए तो मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बुलाया है। तो एक तो खुशी तो बहुत हो रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे एज ए वुमेन अचीवर के रूप में बुलाया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लगता है, कई महिलाएं तो सबसे सुरक्षित ड्यूटी मानती है, टीचर डॉक्टर यही बनना चाहती है, आप पायलट बने, क्या कुछ कैसी? मतलब हमको देखते थे बचपन में कि हाँ ट्रेन चल रहा है, लोग चला रहे हैं, तो हम भी सोचते थे कि कभी हम भी चलाएंगे। तो फिर जब इसका वैकेंसी आया और हम उसके लिए एलिजिबल थे तो फिर हम उसके लिए अप्लाई कर दिए। हाँ, बेटे और बेटे में तो पहले देखते थे हमें कि फ़र्क तो होता था, लेकिन मेरा यही कहना है कि अभी बेटियां भी किसी से कम नहीं है। वो खुद की अभी मतलब मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगी कि बेटियों को भी बेटों की तरह पढ़ाएं, वो भी खुद के पैर पे खड़ा होके, मतलब जैसे बेटा लोग पेरेंट्स का सपोर्ट करते हैं वैसा बेटियां भी कर सकती हैं। ये थी ऋतिका जी। आपको बता दूं कि 26 जनवरी को ये जमशेदपुर से दिल्ली जाएगी, जहां महिला राष्ट्रपति के साथ वो पहली महिला पायलट जो है, ट्राइबल महिला पायलट जो है, वो इस दिन का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि उस दिन के लिए काफ़ी गर्व का दिन होगा और ये झारखंड के लिए भी काफ़ी गर्व का दिन होगा कि झारखंड की जो पायलट महिला है वो दिल्ली पहुंचेगी और ट्राइबल महिला जो राष्ट्रपति है उनसे मुलाकात होगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।